गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप तो स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर। बेटा जो हमारा स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स का जो कोर्स चल रहा है, आज मैं उसकी नया लेक्चर आपके साथ लेके आया हूं। तो सिंपल है, जो आज का मेरा टॉपिक है दैट इज पार्टीशन ऑफ द डाटा या पार्टीशन ऑफ वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज सिंपल है बिल्कुल। देखिए, अब तक हम क्या काम कर रहे थे, हम डाटा को एनालाइज करने की बात कर रहे थे। तो डाटा को एनालाइज करने के लिए जब मैंने आपको बोला था तो 4 पैरामीट्रिक थिंग्स आप डाटा को एनालाइज करने के लिए कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 सेंट्रल वैल्यू, सेकंड इज डिस्पर्जन, थर्ड इज स्क्यूनेस एंड फोर्थ इज कुर्टोसिस। चलिए खैर, तो उसमें से एक जो पैरामीट्रिक फिनोमिना है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, दैट वाज द सेंट्रल वैल्यू। अब जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मतलब मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन पे चलेंगे, तो उससे पहले कुछ चीजों का मुझे यूज करना होता है, जिसमें वेरी फेमस है क्वार्टाइल्स। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना हो, लेकिन क्वार्टाइल्स के साथ साथ मैं और बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे सिलेबस में है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि मैंने अभी नाम लिया था, पार्टीशन ऑफ द डाटा या पार्टीशन ऑफ द वैल्यूज। तो कुछ सिचुएशन ऐसी है मेरे बच्चों, वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई डाटा है, न्यूमेरिकल हो या पोजिशनल हो, तो आप उसको पोजीशंस में अरेंज कर दीजिए और उसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन हमें आपसे पूछनी है कि उस डाटा की ये वाली पर्टिकुलर पोजीशन की क्या वैल्यू हो सकती है। सो द टॉपिक इज कॉल्ड द पार्टीशन। मींस अगर मैं किसी डाटा को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूं, जैसे 2 पार्ट में डिवाइड करूं, 4 पार्ट में डिवाइड करूं, 10 पार्ट में डिवाइड करूं, 50 पार्ट में डिवाइड करूं, 100 पार्ट में डिवाइड करूं, डजंट मैटर। तो कितने भी पार्ट्स में मैं उस डाटा को डिवाइड करूं, करने के बाद उसकी किसी पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू मुझे चाहिए। मतलब पार्टीशन करने के बाद कोई पोजीशन स्पेसिफिक मैं अगर आपको बोलूं कि इस पोजीशन पे क्या नंबर लिखा होगा, दैट पोजीशन इज कॉल्ड द पार्टीशन ऑफ दैट डाटा। जो भी सिनेरियो आपके सामने रहा होगा बेटा, वेरी सिंपल। सबसे पहले तो आप ऑलरेडी इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ चुके हैं इन केस ऑफ मीडियन ऑफ द डाटा। मीडियन क्या था मेरे बच्चों? मीडियन एक पोजिशनल मेजरमेंट था जो डाटा को 2 पार्ट में डिवाइड करता था। तो एक्चुअली में मीडियन भी एक टाइप का पार्टीशन वैल्यू ही होता है। क्यों? क्योंकि मीडियन डाटा को 2 पार्ट में डिवाइड करता था। जितनी ऑब्जर्वेशन मीडियन से बड़ी होती थी, उतनी ही ऑब्जर्वेशन मीडियन से छोटी होती थी। तो मीडियन कैलकुलेट करने से पहले आप क्या निकालते थे या क्या करते थे? सर, हम डाटा को पोजीशन में अरेंज करते थे। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए वो पोजिशनल मेजरमेंट हुआ करता था। सेम काम बेटा आप यहां पर भी करने वाले हो कि जब भी आपको पार्टीशन ऑफ द वैल्यू चाहिएगी, तो सबसे पहले आप डाटा को पोजीशन में कन्वर्ट करोगे। इसका मतलब पार्टीशन ऑफ द वैल्यूज इज नथिंग बट द पोजिशनल मेजरमेंट। ठीक है, तो शायद मैंने कभी पिछली क्लासेस में बताया भी होगा कि न्यूमेरिकल मेजरमेंट में और पोजिशनल मेजरमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अब सिनेरियो ये है कि थ्योरेटिकली हम सारी दुनिया की बातें तो कर नहीं सकते, हम कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स की बातें कर सकते हैं। पर्टिकुलर फॉर्मेट इन द सेंस कि डाटा को मैं कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में ही डिवाइड करूंगा। जैसे मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं तो मीडियन बन के आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं किसी भी डाटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो 3 नंबर्स मुझे चाहिए उस डाटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए। नाउ दीज 3 नंबर आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स, Q1, Q2, Q3 लाइक दिस। यहां पे एक चीज मैं बता दूं आपको कि दुनिया का कोई भी डाटा जितने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिविजिबल होता है, या दुनिया के किसी भी डाटा को जितने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना होता है, उससे 1 नंबर कम आपको चाहिए होता है। अगर आपको 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो 9 नंबर चाहिए, 100 पार्ट में डिवाइड करना है तो 99 नंबर चाहिए, 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 7 नंबर चाहिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 1 नंबर चाहिए। यह रूल है। तो दुनिया के किसी भी डाटा को आप जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप कर सकते हैं, लेकिन उससे 1 कम नंबर आपको चाहिए। तो वेरी सिंपल माय टॉपिक। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ जाता है, तो पहले एक बार थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट।
तो जैसा कि टॉपिक है पार्टीशन ऑफ द वैल्यूज, तो आपको मैंने बताया कि बेटा आप पूरे डाटा को पोजीशंस में कन्वर्ट करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, और फिर उसकी पोजीशंस को आप डिसाइड करेंगे। बट पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको डाटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए, सपोज मुझे डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो जो नंबर्स बनेंगे वो अभी मैंने क्या बताया, कितने बनेंगे, 3 नंबर्स बनेंगे, क्योंकि आपको डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। नाउ दीज 3 नंबर आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है पार्टीशन को लेके, सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है पार्टीशन को लेके, दैट इज क्वार्टाइल्स। ठीक है बेटा, तो बेसिकली आपके पास 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, तो होते क्या है Q1, Q2, Q3, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, और लोअर क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, लेफ्ट क्वार्टाइल, सेंटर क्वार्टाइल, राइट क्वार्टाइल। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के, बोलने के इनके नाम तरीके हैं, मेजरमेंट इनका सेम है। क्या मेजरमेंट है? Q1 जो होगा, Q1 डाटा को कुछ इस तरीके से डिवाइड करेगा सच दैट 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा से Q1 बड़ा होगा और 75% से छोटा होगा। समझ गए? बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं डाटा को 100% डिविजिबिलिटी में मान लूं, भाई डाटा मान लीजिए पोजीशंस में है, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने रखा हुआ है, सपोज दिस इज माई X1, सपोज दिस इज माई X2 अप टू सो ऑन, दिस इज माई XN, दिस इज माई XN-1, और बीच में बहुत सारी ऑब्जर्वेशन। तो मैंने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो वो कह रहा है कि Q1 जो होगा, सपोज Q1 कोई यहां पे पॉइंट होगा, दैट इज Q1, दैट इज Q2 एंड दिस इज सपोज Q3। तो Q1 जो नंबर होगा वो कुछ इस तरीके से डाटा को पार्ट्स में डिवाइड करेगा सच दैट इससे छोटी जो ऑब्जर्वेशंस है वो कितनी ऑब्जर्वेशन होंगी, 25%, और इससे बड़ी जो ऑब्जर्वेशन होंगी वो कितनी होंगी, 75% ऑब्जर्वेशन। वेरी सिंपल। सिमिलरली मेरे बच्चों, जो आपका Q2 बनेगा, दिस इज सेम एज ए मीडियन, दिस इज सेम एज ए मीडियन। ये क्या होगा, डाटा को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, जितनी छोटी होंगी उतनी ही ऑब्जर्वेशन इससे बड़ी होंगी। सो दिस इज लुक लाइक 50% छोटी है और 50% ऑब्जर्वेशन इससे बड़ी होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली मेरे बच्चों, अगर आप थर्ड वाले को देखें, जो Q3 है वो अप्रोक्सीमेटली 75% ऑब्जर्वेशन से बड़ा होगा और 25% ऑब्जर्वेशन से छोटा होगा। समझ में आया जी? बिल्कुल वेरी सिंपल। तो मैंने 3 नंबर डिसाइड करने हैं जो डाटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। दीज 3 नंबर आर कॉल्ड द क्वार्टाइल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि सुधीर सर, ये तो आपने बता दिया कि 3 नंबर मिलेंगे, डाटा को इस तरीके से डिवाइड करेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि हाउ टू कैलकुलेट इट, कि भाई इन नंबर्स को, इन ऑब्जर्वेशंस को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। मेरे बच्चों वेरी सिंपल, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो जो आपका डाटा होगा वो 2 कैटेगरी का होगा, डिस्क्रीट डाटा और कंटीन्यूअस डाटा। हर जगह पे हम ये काम करते हुए आए हैं। तो डिस्क्रीट डाटा विद फ्रीक्वेंसी फॉर सेकंड ले लीजिए, और कंटीन्यूअस डाटा पे हम काम करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास कोई डिस्क्रीट डाटा है विद फ्रीक्वेंसी, तो कैसे लिखता हूं मैं जनरली डिस्क्रीट डाटा को विद फ्रीक्वेंसी, XI/FI, I गोज फ्रॉम 1 to N। मान लीजिए मैंने जो है एक डाटा मेरे पास ले लिया, तो सबसे पहले तो हम X इज द वेरिएबल लिखेंगे, F इज द फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये सब चीजें मैं आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा डिस्कशन अभी भी कर लेते हैं आपके साथ। तो मान लीजिए मैंने डाटा लिया आपके सामने और डाटा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वेरिएबल है मान लीजिए X1, X2 अप टू ... XN।
फ्रीक्वेंसी है F1 F2 अप टू डॉट डॉट Fn, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी F1 प्लस F2 F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू डॉट डॉट F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट Fn विच इज इक्वल टू कैपिटल N। ठीक है बेटा, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी लास्ट में चली गई, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बनाई। अब वो कहता है कि अगर आपको ith क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है, ith क्वार्टाइल इज व्हाट, QI, समझ गए, आपको QI कैलकुलेट करना है तो Q1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, Q2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, Q3 कैलकुलेट करना पड़ेगा, डजंट मैटर। तो QI आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप करेंगे फाइंड I इंटू N बाई 4। N क्या है, टोटल समीशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, I क्या है, ये सफिक्स है जो आपको क्वार्टाइल्स चाहिए, और डिवाइडेड बाय 4 मैंने किया। अब कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा सिमेट्री अभी आपको 10 मिनट में समझ में आएगी। N तो है टोटल फ्रीक्वेंसी, और जो डिवाइडेड बाय नंबर है ना 4, वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डाटा कितने पार्ट्स में डिविजिबल हुआ है, और जो I है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आपने डाटा को 4 पार्ट में डिवाइड किया तो आपको कौन सी पोजीशन चाहिए, तो I इंटू N डिवाइडेड बाय 4, समझ गए। तो I इज व्हाट, कौन सी पोजीशन चाहिए, ith पोजीशन चाहिए। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था डाटा को, 4 पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करना था। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, कैपिटल N के बराबर, ये निकाल दिया। फिर क्या होगा, QI क्या होगा, QI इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ XI, वैल्यू ऑफ XI which has cumulative frequency, which has cumulative frequency just greater than I इंटू N बाई 4। आराम से समझिए, तो कह रहा है कि अगर आपको ith क्वार्टाइल निकालना है तो जस्ट आप वैल्यू फाइंड करिए XI की, जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो जस्ट ग्रेटर देन होनी चाहिए IN बाई 4 से। समझ गए, बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कम से कम इस चीज को लेके। अब I का क्या मतलब है, N का क्या मतलब है, और 4 से क्यों डिवाइड किया, ये सब मैंने आपको समझाया। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ ऐसा टेक्निकल पॉइंट इसमें ज्यादा नहीं है। अभी मैं एक एग्जाम्पल भी लूंगा आपके सामने, आपको प्रॉपर डाटा एक क्वेश्चन लेके समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल पहले आप थ्योरेटिकल चीजों में वर्क करिए। फिर क्या होता है, वो कहता है कि अगर आपका डाटा मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका डाटा मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस डाटा कैसे वर्क करेगा। मान लीजिए सपोज क्लास इंटरवल आपने ले लिया, आपने फ्रीक्वेंसी ले ली, आपने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली। सपोज फॉर एग्जांपल क्लास इंटरवल ले लिया 0 to 10, सपोज 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, सपोज फॉर एग्जांपल। नाउ दिस इज F1, F2, F3, F4, F5 frequency. Now this is cumulative frequency F1, F1 plus F2 up to so on, F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5। सपोज एक क्लास इंटरवल का डाटा है मेरे पास, तो इसमें भी मेरे बच्चों सेम काम करना होता है, इसमें भी सेम काम करना होता है। मान लीजिए आपको QI है ना, ith क्वार्टाइल आपको कैलकुलेट करना होता है, तो इसमें डायरेक्ट आप XI की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, जैसे पिछले वाले में आपने XI की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर ली थी। यहां पे सबसे पहले आपको क्वार्टाइल्स क्लास कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मतलब जो भी क्वार्टाइल्स आपको चाहिए, आइदर Q1 और Q2 और Q3, आपको सबसे पहले यह बताना पड़ेगा कि वो किस क्लास इंटरवल में बिलोंग करेगा। कैसे बताना पड़ेगा समझिए, सबसे पहले आप फाइंड करिए cumulative frequency just greater than IN by 4।
इसको ध्यान रखिए। सबसे पहले आप वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करिए जो कि जस्ट ग्रेटर देन होगी IN/4 से। ठीक, अब इस जस्ट ग्रेटर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो बड़ी आई है, इसके कोरस्पोंडिंग जो क्लास इंटरवल होगा, है ना, इसके कोरस्पोंडिंग मान लीजिए वो क्लास इंटरवल ये है, जिसके कोरस्पोंडिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन है इस नंबर से। अभी मैं एग्जांपल लूंगा, इस नंबर से जस्ट ग्रेटर देन है वो क्लास जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो इसके अंदर है, सपोज 30 to 40। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो QI है वो किस इस क्लास इंटरवल के बीच में, इस क्लास इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगा, आप ये कहना चाहते हैं सिंपली, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपसे ये तो पूछा नहीं गया था कि क्वार्टाइल्स किस क्लास इंटरवल में बिलोंग करेगा, पूछा तो ये गया था ना कि क्वार्टाइल होगा क्या। तो मेरे बच्चों अब हम क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ही आपने क्लास इंटरवल मुझे बताया है ना, इसका L1 लोअर लिमिट और L2 अपर लिमिट आपको मिल गया 1 सेकंड में, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे जो QI की वैल्यू बनेगी मेरे बच्चों, जो QI की वैल्यू बनेगी मेरे बच्चों, दैट इज L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F। समझ रहे हो, IN/4 माइनस CF। गौर से समझिएगा, कुछ कुछ मीडियन में भी हमने यही काम किया था। L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी, L2 is the upper limit of the class frequency, and F is the frequency of the quartile class जो आपने बनाया है। IN/4 ऑलरेडी आपको पता है, और ये जो CF है ये अकॉर्डिंग टू द मीडियन वाली बात, दिस CF is the cumulative frequency preceding the quartiles class। तो जो क्वार्टाइल क्लास आई है उससे पिछले वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है CF। बिल्कुल सिंपल वॉल्यूम है, कोई भी टेक्निकल या टिपिकल काम इसमें नहीं है मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल। ठीक, तो अभी मैं क्वेश्चन लूंगा प्रॉपर मैथमेटिकली, दोनों वॉल्यूम पे क्वेश्चन लूंगा, इस पे भी और डिस्क्रीट वाले केस पे भी। पहले थोड़ा पढ़ा देता हूं आपको चीजें। तो ये तो मेरा खेल था क्वार्टाइल्स का। अब वो कहता है कि अगर मैं डाटा को और थोड़े डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, डिफरेंट पार्ट इन द सेंस कि मैं डाटा को सपोज 10 पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो कितने नंबर बनने चाहिए? 9 नंबर बनने चाहिए। नाउ दीज 9 नंबर्स जो डाटा को 10 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करेंगे, दीज आर कॉल्ड द डेसाइल्स। तो मेरे बच्चों मेरे पास टॉपिक क्या बन के आ गया? डेसाइल्स, है ना। जैसे क्वार्टाइल्स आपने अभी पढ़ा, मैंने आपको क्वार्टाइल्स पढ़ाया, ऐसे ही अब बन के आ गया डेसाइल्स। ठीक है, तो मेरे पास 9 नंबर मिलेंगे। डाटा को मैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन पहले लिखूंगा। तो एक नंबर मान लीजिए दिस इज X1, दिस इज X2 अप टू डॉट डॉट, पूरे डाटा को मैंने XN प्लॉट कर दिया सपोज फॉर एग्जांपल। तो 9 नंबर मिलेंगे मुझे। सपोज आई कॉल दिस सम नंबर D1, दूसरा नंबर D2 अप टू डॉट डॉट D9। जो डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो क्या मीनिंग बनेगा इस चीज का कि जो D1 होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि डाटा की 10% ऑब्जर्वेशन इससे छोटी होंगी और 90% ऑब्जर्वेशन इससे बड़ी होगी। समझ गए? सिमिलरली मान लो कोई पूछे आपसे D7 बताइए, तो D7 क्या करेगा? 70% ऑब्जर्वेशन इससे छोटी होंगी और 30% ऑब्जर्वेशन इससे बड़ी होंगी। बिल्कुल सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब बारी ये आती है कि चलो सर आपने डेसाइल से बता दिए, ऐसा ही मेरे बच्चों परसेंटाइल होता है। ठीक है, परसेंटाइल क्या करता है वो भी चलो यहीं पे समझ लीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। तो अगर कोई परसेंटाइल पूछ ले आपसे कि परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल में मेरे बच्चों 99 पॉइंट्स होते हैं जो डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। समझ गए? डाटा में 99 पॉइंट्स होते हैं, P1 से लेके P2 अप टू डॉट डॉट P99। सिंपल बिल्कुल। तो पहले आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, कर दिया सर।
और फिर उस डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल आपको 99 पॉइंट्स ऐसे चाहिएंगे जो डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो वो कौन से 99 पॉइंट होंगे? P1, P2, P3 अप टू P99, जो डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं आगे चल के। वेरी सिंपल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, टिपिकल टास्क नहीं है बेटा। ठीक है बच्चों, अब सवाल ये आता है कि चलो सर डेसाइल और परसेंटाइल हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मतलब DI आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और PI कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल फॉर्मुलेशन है। आप हो सकता है अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो थोड़ा सा सिमेट्री भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले तो डाटा पूछूंगा भैया आपसे कि बेटा डाटा जो है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। मान लीजिए आपने बोला सुधीर सर डाटा जो है वो डिस्क्रीट है लाइक दिस, समझ गए। तो अभी मैंने कुछ रूल आपको समझाए थे जो कि क्वार्टाइल्स को लेके थे। अब हम एक बार डेसाइल्स को लेके थोड़ा बात करते हैं। तो मान लीजिए आपको DI चाहिए, ith डेसाइल चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा आप गौर से देखिए। मैं लिखूंगा फाइंड I इंटू N बाई 10। बी केयरफुल, समझ गए ना, बिल्कुल सिमेट्री बनेगी। तो N क्या है? कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। I क्या है? पोजीशन। कौन से पोजीशन? ith पोजीशन। कब? जब डाटा को 10 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं तो डिविजिबल नंबर क्या होगा? 10। ठीक, अब ये तो मैंने बोला कि ये फाइंड करिए। फिर क्या करना है? फिर आपको वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है जो कि जस्ट ग्रेटर देन होगी इस नंबर से। तो आपका क्या मिल जाएगा? DI, मतलब ith डेसाइल आपका मिल जाएगा। तो मेरे बच्चों DI क्या बन गया? द वैल्यू ऑफ xi विच हैज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन IN बाई 10। दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो आप अगर एक बार क्वार्टाइल समझ लेते हैं तो जितने भी बाकी के मेजरमेंट हैं वो आपको मेरे बच्चों इजीली समझ में आ जाएंगे। बहुत सिंपल है ये चीजें, इनमें कोई टेक्निकल टर्म ज्यादा नहीं होती। सिमिलरली अगर आपको परसेंटाइल निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे? आपको निकालना है PI, ith परसेंटाइल। तो क्या करेंगे? फाइंड IN डिवाइडेड बाय 100। अब IN बाई 100 क्यों कर रहे हैं? I पोजीशन है, N टोटल है, कितने पार्ट्स में डिविजिबल हो रहा है? 100 पार्ट्स में डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अब PI की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं करना है। PI इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ xi विच हैज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन IN बाई 100। दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल है, समझ गए ना। तो जैसे क्वार्टाइल्स पे आपने काम किया, डेसाइल पे आप काम कर सकते हैं और परसेंटाइल पे भी आप काम कर सकते हैं। लुक लाइक दिस, वेरी सिंपल। अब ये जो मैं आपको बातें कर रहा था आपसे, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की थी। सिमिलरली मेरे बच्चों कंटीन्यूअस पे बात कर लेते हैं। कुछ नहीं करना होता। जब डाटा कंटीन्यूअस होता है ना तो सबसे पहले आपको वो क्लास इंटरवल निकालना होता है जिसके अंदर आपका क्वार्टाइल, डेसाइल या परसेंटाइल बिलोंग करता है। और फिर एक जर्नल फॉर्मूला हम यहां पे डेवलप करते हैं, लेकिन वो निकालते कैसे हैं वो आपको थोड़ा समझाता हूं। जैसे हमने QI का पहले क्लास निकाला था तो क्या बोला था? फाइंड करिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन IN बाई 4। तो क्यों IN बाई 4 किया? क्योंकि हम क्वार्टाइल से निकाल रहे थे। अब मान लीजिए आपको निकालना है डेसाइल, फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है डेसाइल यानी कि DI। तो क्या फाइंड करेंगे? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन IN बाई 10। निकाल दिया। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगी, मतलब वो क्लास इंटरवल चूज करेंगे जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो जस्ट ग्रेटर देन होगी IN बाई 10 से। तो वो जब आपको क्लास इंटरवल निकल जाएगा तो L1 आ जाएगा लोअर बाउंड्री, L2 आ जाएगा और F आ जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने यहां बोला था L1, L2 ये फ्रीक्वेंसी, तीनों चीजें आ गई। फिर जो फॉर्मूला बनेगा, अब फॉर्मूला बनना है DI का, फॉर्मूला बनना है DI का। अब गौर से देखिएगा, ये सेम रहेगा L2 माइनस L1 बाई F, बिल्कुल सेम रहेगा। ये चेंज होगा, IN बाई 4 ना होके अब होगा IN बाई 10 माइनस CF, और CF वही रहेगा बच्चों, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट
द प्रीसीडिंग क्लास, है ना, समझेंगे ना, तो प्रीसीडिंग क्लास, ताकि ये चीज पॉजिटिव बन सके। समझ में आ रहा है? कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। एक बार आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चली जाएंगी। ठीक है, अब यहीं पे एक बार ले लेते हैं कि भाई बच्चों ऐसा है, अगर आपको DI ना निकाल के PI निकालना हो, है ना, ith परसेंटाइल, तो क्या करेंगे? फाइंड कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन IN/100, फिर कोरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल निकालेंगे, कोरस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फॉर्मूला सेम बनेगा, बस ये लीजिए, दैट्स इट। तो ith परसेंटाइल मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करूंगा, माई PI, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो मैंने क्वार्टाइल्स की बात कर ली, मैंने डेसाइल की बात कर ली, मैंने परसेंटाइल की बात कर ली। तो ये तो पार्टीशन मेरे बच्चों वो हैं जो स्टैंडर्ड है, जो हमने पढ़े हैं, और बहुत सारे पार्टीशन में भी आप वर्क कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कह दूं कि एक डाटा है जिसको मैंने 78 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसकी मुझे 4th पोजीशन बताइए, है ना, तो IN/78, एकदम सिमेट्री बन रही है, रूल बन रहा है, चाहे वो डिस्क्रीट डाटा हो, चाहे वो कंटिन्यूअस डाटा हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी डाटा हो। ठीक, होप सो मेरे बच्चों आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा अब एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, मैंने नोट्स में भी लिख के दिया है आप लोगों को, आप एक बार थोड़ा सा देख लें इस चीज को। क्या है क्वेश्चन? देखिए मेरे बच्चों, कह रहा है फाइंड Q1 Q2 Q3, फाइंड Q1 Q3 D4 P27 ऑफ द फॉलोइंग डाटा। समझ रहे हो? तो मैं एक दो चीजें आपको करके दिखा रहा हूं, बाकी आप समझदार बच्चे हैं। तो x की वैल्यू दे दी, वेरिएबल 0 1 2 3 4 अप टू 8, फ्रीक्वेंसी दे दी और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दे दी, है ना। तो मान लीजिए आपको सबसे पहले निकालना है n, n किसके बराबर है? 256। ठीक है जी, आपको सबसे पहले निकालना है Q1। तो क्या करेंगे आप? Q1 निकालने के लिए सबसे पहले आप n/4 कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि QI निकालने के लिए IN/4 का वर्क हुआ करता था, एंड नाउ दिस इज व्हाट 64। समझ में आया बेटा? क्योंकि Q1 निकालना है ना आपको, तो सबसे पहले आप IN/4, I की वैल्यू 1, तो n/4 निकालेंगे 64। अब क्योंकि डिस्क्रीट डाटा है, कंटिन्यूअस इंटरवल की फॉर्म तो है नहीं, तो डायरेक्ट आपका XI मिलने वाला है। तो अब आप क्या करेंगे? आप वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए जो जस्ट ग्रेटर देन हो 64 से, और मेरे बच्चों वो है 95। हो गया, है ना। तो n/4 64 आया। अब मैंने बोला कि वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए जो जस्ट ग्रेटर देन हो n/4 से, विच इज 95। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी वो फर्स्ट क्वार्टाइल, और इसके कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? वो है 3। तो बाबू यहां पे Q1 इज नथिंग बट 3। बिल्कुल सिंपल। कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कोई बात हो, आप पूछ लीजिए। नहीं शायद। चलिए जी, अब ऐसा है, ये बात हमारी हो गई। अब बारी आती है Q3 की। तो पहले आप क्या निकालेंगे? 3n/4 निकालेंगे, और n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 256। तो 3n/4 करेंगे तो 192 आपका बन के आएगा। सिंपल है बिल्कुल, 192। अब ऐसी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करिए जो जस्ट ग्रेटर देन हो 192 से, तो मेरे हिसाब से 219। तो Q3 क्या हो गया? 5 के बराबर। चलिए जी, Q3 इज नथिंग बट 5। बिल्कुल सिंपल, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हुए चलना इसको। अब बारी आती है D4 की। तो D4 क्या है? डेसाइल है, तो आप 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो D4 के लिए क्या करेंगे? 4 × n/10 करेंगे। समझ गए ना? 4 × n/10 क्यों करेंगे? क्योंकि 4th पोजीशन चाहिए और 10 पार्ट में आपने डिवाइड किया होगा, और n की वैल्यू कितनी है? 256। तो 4n/10 किसका बराबर आया? 102 × 4 अप्रोक्सीमेटली। आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब फिर से वही काम करना है आपको कि ऐसी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए जो जस्ट ग्रेटर देन 102 पॉइंट समथिंग से बड़ी हो। तो मेरे बच्चों वो है 167। तो इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपका मेजरमेंट देगी
4, यानी कि D4 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा बस एक बार आप समझिए चीजों को, फटाफट हो जाती हैं ये चीजें। बच्चे कहते हैं सुधीर सर आप स्पीड में पढ़ाते हो। अरे बेटा इसमें भी स्लो मोशन में क्या पढ़ाना है? आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, रिपीट करके देख लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब मैं यहां टाइम वेस्ट थोड़ी करूंगा कि वीडियो लंबी बनानी है तो धीरे धीरे पढ़ाइए। अरे ये बहुत बेसिक है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देखते ही आंसर मिल जाना चाहिए। अब मान लीजिए आपको बनाना है P27, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? 27 इंटू n बाई 100। अब क्यों होना चाहिए 27 इंटू n बाई 100? आपको पता है, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 69 पॉइंट समथिंग, 13 या 12 के आसपास आएगा। आप चेक करके देख लेना। तो 69, तो ऐसा कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए जो जस्ट ग्रेटर देन दिस हो, किसके बराबर है? 95। वैल्यू क्या मिलेगी? 3। तो मेरे बच्चों P27 इज इक्वल टू 3। दैट्स इट। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो बहुत इजी है इन चीजों को कैलकुलेट करना, वेरी सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये एक मैंने क्वेश्चन लिया जो मेरे नोट्स में भी है, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लेके इस पे डाला है ताकि आपको चीजें मैं समझा सकूं, अदरवाइज मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है। अब एक क्वेश्चन मेरे बच्चों हमें कंटिन्यूअस का ले लेना चाहिए, तो कंटिन्यूअस का ले लेते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मैं इसलिए लिख के लेके आता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, समझ गए ना? यहां लिखूं इट्स बेटर कि आप लिख के लेके आइए, फटाफट समझा दीजिए कि बेटा ये करना है, क्योंकि आप लोग बिजी रहते हैं, आप लोगों को बहुत सारे काम होते हैं बेटा। चलिए जी, क्वेश्चन क्या कर रहा है? फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 500 स्टूडेंट। तो 500 स्टूडेंट्स का हमने कोई एग्जाम लिया इन स्टैटिस्टिक्स, और जो पेपर्स में आपके जो एग्जाम में जो मार्क्स आए हैं वो इस तरीके से है मार्क्स मोर देन। तो डाटा थोड़ा सा टिपिकल तरीके से लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा डाटा को एक बार समझना पड़ेगा। तो कह रहा है कि जो बच्चे हैं जिनके मार्क्स हैं मोर देन, तो मोर देन 0 500, ऑब्वियसली बात है मोर देन 0, सबके मोर देन 0। मोर देन 0 का मतलब मार्क्स मोर देन 0 का मतलब 0 इंक्लूड है इसमें, है ना? 0 भी बहुत सारों के हो सकते हैं। तो 0 या 0 से ऊपर जो नंबर है वो कितने स्टूडेंट के हैं? 500 स्टूडेंट के हैं। तो ऑब्वियसली बात है जो एग्जाम मैंने लिया होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रही होगी, नहीं तो फिर नेगेटिव भी नंबर आ सकते होंगे। तो कोई रिटर्न एग्जाम मैंने लिया होगा तो मैंने देखा 0 या 0 से बड़े जो नंबर है वो कितने टोटल स्टूडेंट है? 500। अब वो कहता है कि मार्क्स मोर देन 10, ठीक है, तो 10 नंबर से ज्यादा जिनके आए हैं वो कितने हैं? 460। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 से 10 के बीच में कितनों के नंबर आए होंगे? दिस माइनस दिस विच इज 40। समझ गए ना? 0 से 10 के बीच में कितनों के नंबर आए होंगे? इतना। अब वो कह रहा है मोर देन 20, कितनों के हैं? 400। इसका मतलब 22 या 10 to 20 के बीच में कितनों के आए होंगे? दिस माइनस दिस, यानी कि 60। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, तो 0 to 10 के बीच में 40 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और 10 to 20 के बीच में 60 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मोर देन 30 कितनों के आए हैं? 200। इसका मतलब 20 to 30 कितने बच्चे हैं? 200 बच्चे हैं। दिस माइनस दिस। मोर देन 40 मार्क्स कितनों के हैं? 100 के। इसका मतलब 30 to 40 100 स्टूडेंट आए हैं। मोर देन 50 कितनों के मार्क्स है? 30 के। इसका मतलब 40 से अबव या 40 to 50 कितने हैं? 70 स्टूडेंट है। समझ गए ना बेटा? तो कुल मिला के मुझे कुछ टेबल सी मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी, कि किस क्लास इंटरवल में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, इस क्लास इंटरवल में कितने बच्चों के मार्क्स हैं। अब क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द लोअर क्वार्टाइल मार्क्स, मतलब Q1 आपसे पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? Q1। अब वो Q1 पूछ सकता है, Q2 पूछ सकता है, Q3 पूछ सकता है, DI पूछ सकता है, PI पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ज्यादातर फॉर्मुलेशन मैंने आपको समझा रखी है। तो चलिए एक सवाल लेंगे सिंपली, इसी से आपको हिंट मिल जाएगा कि अगर कुछ और पूछेगा तो कैसे काम करेंगे। फिर अगला सवाल है, इफ 70% ऑफ द कैंडिडेट पास इन द पेपर, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द पास कैंडिडेट। वो कह रहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से 70% जो स्टूडेंट हैं वो पास है, 30% स्टूडेंट जो है वो फेल है। मतलब वो नंबर बताइए
जिससे नीचे बच्चा फेल हो जाएगा और जिससे ऊपर बच्चा पास हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? इफ 70% ऑफ द कैंडिडेट पास इन द पेपर, फाइंड द मिनिमम मार्क्स। कम से कम वो नंबर बताइए ऑब्टेन्ड बाय ए पास कैंडिडेट। तो कम से कम तो मतलब एक ऐसा नंबर आपको बताना है जिससे ऊपर 70% लोग हों और जिससे नीचे 30% लोग हों। समझ गए? इसका मतलब दिस इज आइदर D3 समझ गए क्यों, और आइदर P30, है ना। 70% पास है, 30% फेल है, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स बताइए। तो दिस इज व्हाट, एक ऐसा नंबर बताना है जो 70% से छोटा हो और 30% से बड़ा हो। तो दैट इज आइदर D3 और P30। आप जो मर्जी निकाल दीजिए, सेम रिजल्ट आपका मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके जो DU का जो एग्जाम होता है सेमेस्टर का, उसमें ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है मेरे बच्चों। तो अब इसको थोड़ा सा अगर हम देखें, थोड़ा सोल्व करें, तो चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने इस क्वेश्चन को ना ऐसे कुछ लिखा है। क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है ये कंटिन्यूअस इंटरवल का है, तो मैंने इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखा है। तो मार्क्स मोर देन 0 इतने, मोर देन 10 इतने, मोर देन 20 इतने, सब चीजें मैंने लिख दी। इसको हम कहते हैं मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन मतलब कि भाई जो ये कैंडिडेट्स हैं इनकी वैल्यू इतनों से बड़ी है। तो जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं तो लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं 500, 460, 400, 200, 100 और 30। तो अभी मैंने क्या बोला था कि मार्क्स मोर देन 0 की अगर आप बात करोगे तो 500 है, लेकिन जब आप मोर देन 10 की बात करोगे तो 460। इसका मतलब क्या है? 0 और 10 के बीच में कितने कैंडिडेट है? 40 कैंडिडेट है। तो क्लास इंटरवल बना लिया 0 to 10, कितने कैंडिडेट है? 40 कैंडिडेट्स है। सिमिलरली 10 to 20 60 कैंडिडेट्स है, 20 to 30 200 कैंडिडेट्स है, 30 to 40 100 कैंडिडेट्स है, 40 to 50 70 कैंडिडेट्स हैं, और 50 to 60 या अबव 50 कितने कैंडिडेट्स हैं? 30 कैंडिडेट्स हैं। तो जो डाटा मुझे इस फॉर्मेट में दिया गया था उस डाटा को मैंने इस फॉर्मेट में बना लिया। अब आपकी मजबूरी है, इस फॉर्मेट में आपको डाटा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि डाटा हमने दो ही कैटेगरी में पढ़ाया है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस डाटा कैसे लिखा जाता है? क्लास इंटरवल विद द फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल विद द फ्रीक्वेंसी। और जब आप पोजिशनल मेजरमेंट कैलकुलेट करोगे तो आपको चाहिएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहां पे क्या दिया था? मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले कन्वर्ट करोगे आप लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उससे पहले आप कन्वर्ट करोगे फ्रीक्वेंसी में, उससे पहले आप कन्वर्ट करोगे क्लास इंटरवल में। तो पहले क्लास इंटरवल का कॉलम बनाया, चलिए फिर फ्रीक्वेंसी का बनाया, और फिर लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाया। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप समझ गए होंगे, सेम रखा, ऐड कर दिया, फिर ऐड कर दिया, फिर ऐड कर दिया, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं? 500। रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है मेरे बच्चों। तो सबसे पहले तो बाबू हुआ क्या करता था, आप शायद मेरा जो क्वेश्चन था, शायद एक सेकंड, क्वेश्चन था Q1, है ना, लोअर क्वार्टाइल से निकालिए, Q1 सबसे पहले निकालिए। तो अगर मेरे बच्चों आपको Q1 निकालना है तो सबसे पहले आपको n/4 कैलकुलेट करना होगा, है ना। QI निकालना था तो IN/4 कैलकुलेट करना था, यहां पे n/4 कैलकुलेट करना होगा। n कितना है? 500, तो दिस इज 125। ठीक है जी। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप मुझे बताइए विच इज जस्ट ग्रेटर देन n/4, और वो है ये। ठीक है जी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए जो कि जस्ट ग्रेटर देन है n/4, और वो है ये आपके सामने। तो इसका मतलब जो क्लास इंटरवल होगा जहां पे Q1 बिलोंग करेगा वो क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? वो होना चाहिए ये इंटरवल, वो होना चाहिए ये इंटरवल। बिल्कुल सिंपल। ठीक है। अब मैं ये कह रहा था आपसे कि अगर क्लास इंटरवल ये होना चाहिए तो L1 किसके बराबर बनेगा? 20 के, L2 किसके बराबर बनेगा? 30 के, और F किसके बराबर बनेगा? 200 के, और CF
किसके बराबर बनेगा? 100 के। क्यों? CF क्या हुआ करता था? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग क्लास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि दिस वन हो गया। और फॉर्मूला शायद आपको पता है, क्या था फॉर्मूला Q1 निकालने का? Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या था? L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई एफ N बाई 4 माइनस के CF। मेरे बच्चों, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका रिजल्ट होगा, दैट्स इट। समझ गए ना? सारी चीजें आपको समझा दी। Q1 निकालना है तो पहले इंटरवल निकालो, उसके लिए आपको N/4 निकालना पड़ेगा। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, जो जस्ट ग्रेटर देन हो N/4 से 300, इसके कोरस्पोंडिंग आ जाइए L1 L2 F और CF, इससे पहले वाला फॉर्मूले में डाल दिया। सिंपल, बिल्कुल ठीक। अब जो अगला क्वेश्चन था मेरा, अगर ये आपको समझ में आ गया हो, तो मैंने बता दिया था कि आपको D3 चाहिए, है ना? तो अगर आपको मेरे बच्चों D3 चाहिए तो सबसे पहले आपको 3n/10 निकालना पड़ेगा, यस और नो? और n कितना है? 500 के बराबर। तो 3n/10 किसके बराबर होगा? 150। हो गया जी। अब इसको थोड़ा रब करते हैं। अब 150 आ गया आपका 3n/10, तो वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए जो 150 से जस्ट ग्रेटर हो, वो ये रही, ठीक है? तो क्लास इंटरवल जहां पर D3 बिलोंग करेगा वो क्या होगा? वो ये रहा। सिंपल है बिल्कुल। तो मेरे बच्चों, एक बात आप बताइए, क्या मैं यहां कह दूं L1 is 20, L2 is 30, ओके, F is 200 एंड CF is अगेन 100? ये तो सेम ही रिजल्ट आ गया ना। और D3 का फॉर्मूला क्या बनेगा? नाउ D3 इज नथिंग बट L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F, और मेरे बच्चों 3n/10 माइनस के CF, दैट्स इट। पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। एकदम सिंपल है। तो मेरे बच्चों, ये एक लिटिल बिट डिस्कशन था आपके लिए पार्टीशन ऑफ द डाटा, पार्टीशन वैल्यूज को लेके। तो हम जर्नली 3 बातें पढ़ते हैं, क्वार्टाइल्स, डेसाइल और परसेंटाइल। और बहुत सारी पढ़ सकते हैं, जैसे ऑक्टाइल भी पढ़ते हैं, या किसी अनदर वे से भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टीशन वैल्यूज के अंदर, ठीक है? तो क्या फॉर्मूले बनते हैं? एकदम जर्नल फॉर्मूले बनते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन इस टाइप का आपके एग्जाम में आ सकता है मेरे बच्चों। तो बच्चों, होप सो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।